जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आज है 28 ऑफ अक्टूबर 2025 और ये आप जो लेक्चर देख रहे हैं वो करंट अफेयर्स का लेक्चर है गाइस। अगर आप यूपीपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। हमारे पास आपके लिए है कंप्लीट कोर्सेज यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरओ बीईओ, यूकेपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी के प्रॉपर कोर्सेज, जहां पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। हर साल हमारे कोर्स अपडेट होते हैं, यानी कि अप टू डेट कंटेंट आपको मिलता है। आपको कहीं और अलग से सर्च करने के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही साथ आपको मेंटर्स दिए जाते हैं जो रियल टाइम बेसिस पर आपके डाउट सॉल्व करते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जो भी आपकी परेशानी आती है प्रिपरेशन के दौरान उसको सॉल्व करते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करवाई जाती है, लेटेस्ट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए तैयारी करवाई जाती है। बट तैयारी आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है, आपको पूरी चीज बताई जाएगी, गाइड किया जाएगा, सब कंटेंट दिया जाएगा। मेहनत करोगे तो 100% सिलेक्शन जो है वो आपको मिलेगा। 100% सिलेक्शन गेम है। सही जगह से तैयारी करो, सही रिसोर्सेज के थ्रू तैयारी करो, सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए तैयारी करो और मेहनत करो, क्योंकि बिना मेहनत के चीजें पॉसिबल नहीं है। आपको एक्शंस तो लेने पड़ेंगे। तो इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए और आज ही कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। और देखो, कुछ डिस्काउंट ऑफर भी चलते हैं, तो फोन जरूर कर लिया करो। अभी तो दिवाली चल रहा है तो डिस्काउंट ऑफर्स भी हो सकते हैं, तो कॉल डायरेक्ट कर लो। तो ये है आज के पूरे टॉपिक्स, जिनको एक एक करके डिटेल में हम लोग जो है वो कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बट एक एक टॉपिक को डिटेल में कवर करने से पहले मैं आप लोग को हर एक टॉपिक की एक छोटी सी जानकारी दूंगा, जैसे कि जब हम मेन टॉपिक पे आएंगे ना तो उसको पढ़ने में आसानी हो जाएगी या समझने में आसानी हो जाएगी। तो अभी भोपाल में हुआ है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी कॉन्क्लेव 2025। बताया जा रहा है कि इसमें छत्तीसगढ़ को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट डिक्लेयर किया प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। किस पर्पस के लिए? ट्रांसपेरेंसी के लिए। तो हम आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में बात करेंगे। क्या किसी को पता है कि आयुष्मान भारत स्कीम जो है उस किस चीज से रिलेटेड है? राइट? कोई मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकता है जिसको आइडिया हो। तो 36 इसमें कुछ फैक्ट्स हम लोग को मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, प्रीलिम्स में काम में आएंगे, है ना। और आयुष्मान भारत तो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है भाई, दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस स्कीम है, पब्लिक सेक्टर या सरकारी इंश्योरेंस स्कीम। अब सिटीज के लिए बात की जा रही है, तो इंडिया की सिटीज नेशनल जीडीपी का 2/3 प्रोड्यूस करती हैं, पता है आपको, पर टोटल टैक्स रेवेन्यू में उसका हिस्सा 1% से भी कम है। इसका मतलब है, बताया जा रहा है कि मतलब फिजिकल इम्बैलेंस हो रहा है कि केसेस में हम लोग जो है वो देखने को मिलता है कि प्रॉब्लम्स हो रही हैं। नेक्स्ट आगे की जो है गाइस चर्चा करें तो देखिए, फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट 2025 के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर ये इस आर्टिकल के अंदर कुछ आंकड़ों को हम लोग देखेंगे, जैसे कि इंडिया ने ग्रीन इंडिया मिशन शुरू किया कैंपा एफर्ट्स के थ्रू, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स के थ्रू। 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर जो जमीन है, एरिया है जहां पर प्लांट्स हुआ करते थे वो कट गए ना, उसको दोबारा से रीस्टोर करेंगे। तो ऐसे कुछ हम लोग को फैक्ट्स जो है वो मिलने वाले हैं इस आर्टिकल के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल हम लोग कवर करेंगे, तो बताया जा रहा है कि इंडिया का बायोटेक सेक्टर गाइस एक बहुत मेजर सनराइज इंडस्ट्री बन गया है। और इस बायोटेक सेक्टर के बारे में आप देखो, लगातार 2-3 महीनों से रेगुलर न्यूज आ रही हैं और रेगुलर टॉपिक्स आ रहे हैं, रेगुलर आर्टिकल्स आ रहे हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 100% बायोटेक सेक्टर से रिलेटेड प्रीलिम्स मेंस दोनों में क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% गारंटीड। अपने बायोटेक सेक्टर से रिलेटेड एटलीस्ट 1000 वर्ड्स का आंसर प्रिपेयर करके रखो, एटलीस्ट 1000 वर्ड्स का। और प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स जो है वो प्रिपेयर करके रखो। अब मैं गारंटी देता हूं इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेना आ जाएगा, क्योंकि यही ऑब्जर्वेशन होता है कि भाई जो टॉपिक्स मल्टीपल टाइम रिपीट होते हैं ना तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और बायोटेक सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 तक 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं इसमें। 2018 में सिर्फ कितने थे पता है? गैस करो, 500। सोचो 2018 में 500 कंपनीज थी जो बायोटेक सेक्टर में काम करती थी, आज की डेट में 10,000 से ज्यादा है। गेम इस तरीके से समझना है आपको। फिर आईयूसीएन, आईयूसीएन की रेड लिस्ट, आईयूसीएन का फुल फॉर्म याद रखो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी एक लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है जिसमें कुछ इंडियन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स से रिलेटेड चिंता व्यक्त करी है।
तो उस पर हम बात करेंगे, सुंदरबन, काजीरंगा, मानस नेशनल पार्क, इन सब के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब आपको कहानी पूरी समझ में आ चुकी है, अब सिर्फ मेरी बातों पे ध्यान दो, चीजों को समझने की कोशिश करो। अब देखो, सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भोपाल में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी कॉन्क्लेव 2025 हुआ, ठीक है। ये लिख लो, ये वाला पॉइंट, ये पहला वाला पूरा लिख लो, है ना। यहां पे पता है छत्तीसगढ़ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट डिक्लेयर किया गया है कि भाई आयुष्मान भारत स्कीम प्रॉपर तरीके से छत्तीसगढ़ में काम कर रही है, बेहतरीन तरीके से। ये फैक्ट लिख लेना। ट्रांसपेरेंसी है प्रॉपर छत्तीसगढ़ के अंदर, नियर जीरो क्लेम पेंडेंसी है, मतलब सभी जितने भी क्लेम हो रहे हैं वो 100% क्लियर हो रहा है आयुष्मान भारत स्कीम के तहत छत्तीसगढ़ में। इससे अच्छी बात, इससे अच्छा अचीवमेंट कोई और है नहीं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बोलते हैं हम लोग आयुष्मान भारत स्कीम को, पता है ना सभी को। तो ये एक मेजर पिलर है, दुनिया का सबसे बड़ा गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ अश्योरेंस स्कीम है, जिसमें सबसे गरीब 40% पॉपुलेशन को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस और पेपरलेस मेडिकल कवर मिलता है, चाहे उनका जेंडर, एज या फैमिली साइज कुछ भी हो। तो सरकार बहुत बेहतरीन स्कीम चलाई है सरकार ने। इसके ऑब्जेक्टिव आपको बहुत अच्छे से रहो पता होने चाहिए, है ना। ये तो एक ऐसा टॉपिक है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का जो पूरा आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव है। पता, अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस, पहला ऑब्जेक्टिव, कि लोगों को जो है वो हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में मिलनी चाहिए, सस्ते प्राइस में मिलनी चाहिए, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। लगभग 55 करोड़ 55 करोड़ सिटीजन्स को क्वालिटी सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर देना भी इसका ऑब्जेक्टिव है। देखो ये लिखा हुआ है 55 करोड़ लोग, जो कि लगभग हमारे इंडिया की पॉपुलेशन के 40% में आते हैं, उनको ये प्रोवाइड करा रहे हैं कितना, इंश्योरेंस 5 लाख रुपए का, कैशलेस पेपरलेस क्वालिटी हेल्थ केयर अप्रोक्सीमेटली 12 करोड़ फैमिलीज को प्रोवाइड की जा रही है। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ये स्कीम 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड में लॉन्च हुई। लिखना है कौन किसके थ्रू ऑपरेट करती है ये स्कीम, एनएचए के थ्रू लिखना है, और स्टेट हेल्थ एजेंसीज के थ्रू लिखना है ना। ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आते हैं। दुनिया की लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ अश्योरेंस स्कीम है, देश की सबसे बड़ी सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है, समझ रहे हो। घर की फाइनेंशियल कोलैप्स से बचाना ये मेन ऑब्जेक्टिव है, लोगों को प्रोटेक्ट करना, कि लोग जो है कोई भी अगर क्योंकि किसी के परिवार में किसी को हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो कितना मोटा खर्चा जो है वो बैठता है, तो उस खर्चे से बचाना। समझ रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये चीज भी थोड़ी ध्यान में रखना। होता है लोग बाग अपना घर जमीन बेच देते हैं एक अपने परिवार के सदस्य की हेल्थ को बचाने के लिए, क्योंकि इतना हॉस्पिटल में खर्चा होता है, ऐसा ना हो किसी के साथ, तो इसलिए सरकार जो है वो 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करा रही है। इसके फीचर्स ध्यान में रखिए आप, फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक पॉइंट, कि भैया 5 लाख रुपए एनुअली फैमिली फ्लोटर कवर इसके अंदर है, मतलब 5 लाख रुपए हर साल हेल्थ कवर एक फैमिली को दिया जाता है, और कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है फैमिली की साइज, एज और जेंडर के ऊपर। पूरा पॉइंट लिखेंगे आप। कैशलेस ट्रीटमेंट भैया, ऐसा नहीं है कि पहले पैसा दो और उसके बाद फिर आप क्लेम लो। कैशलेस, डायरेक्ट हॉस्पिटल में जाओ, अपना आयुष्मान कार्ड जो है वो दिखवाओ, और उसके तहत जो है वो इलाज शुरू हो जाएगा। क्या प्राइवेट हॉस्पिटल इसमें इन्वॉल्व है? यस भैया, प्राइवेट हॉस्पिटल भी इसमें इन्वॉल्व है। 1929 मेडिकल प्रोसीजर्स कवर्ड हैं, लिखेंगे आप। डायग्नोस्टिक्स, आईसीयू, सर्जरी, इंपॉर्टेंट दवाइयां भी कवर्ड है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि कोई व्यक्ति हॉस्पिटल जाने से 3 दिन पहले और हॉस्पिटल के बाद 15 दिन तक जो वो दवाइयां वगैरह लेंगे, तो पूरा खर्चा जो है वो इस स्कीम के तहत निकलेगा।
बेनिफिशियरीज किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले सकते हैं, चाहे वो स्टेट के बाहर ही क्यों ना हो, क्योंकि ऑल इंडिया स्कीम है। डे वन से प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर्ड है भाई, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, सोच रहे हो आप? मैं बताता हूं आपको, 3-3 साल का वेटिंग पीरियड, 4-4 साल का वेटिंग पीरियड होता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में। मैं इसलिए बता रहा हूं, मैंने अपने पापा का इंश्योरेंस करवाया था, उनका था पहले, एक एजेंट के चक्कर में फेल हो गया, फिर उसके बाद उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी, तो उसके बाद मैंने इंश्योरेंस कराया, तो इंश्योरेंस कंपनी ने, स्टार हेल्थ वालों ने बोला था भैया तो आपको 3 साल वेट करना पड़ेगा, उसके बाद चीज कवर्ड होगी। अब तो कवर्ड है सब कुछ, बट वेटिंग पीरियड 3 साल। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, पूरी तरह से गवर्नमेंट फंडेड है ये, सेंटर और स्टेट के बीच में कॉस्ट शेयर की जाती है, अलग से बेनिफिशियरी को कोई पैसा नहीं देना, समझ रहे हो आप? इसकी एलिजिबिलिटी किसके ऊपर आधारित होती है? सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस के ऊपर आधारित होती है। सीनियर सिटीजन जिनकी एज 70 साल की है और उससे ऊपर भी, वो भी कवर्ड है भैया, आप डायरेक्टली वो भी कवर्ड है बिना किसी उसके। जो भी सीनियर सिटीजन हमारी कंट्री में जिसकी उम्र 70 साल या उससे ऊपर है, ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे इस स्कीम के तहत। इतनी बेहतरीन चीज सरकार ने हमारी प्रोवाइड कराई है। लोग अक्सर कई बार सरकार को जो है वो गाली बकते रहते हैं, बट ये कॉमन मैन है। बट आप लोग समझते हो कि चीजें जो है वो होती हैं भाई, आज भी होती है, आज भी काफी सारे लोग जो है वो बेनिफिट लोगों को मिला है। और अब तो पब्लिक हॉस्पिटल्स भी अच्छे हो रहे हैं। आप खुद भाई देखो, क्या है कि आप लोगों से मैं उम्मीद नहीं करूंगा कभी, और ना मैं आपको बोलूंगा कि अपना माइंडसेट ऐसा बनाओ। आप लोगों को कभी भी सरकार को जो है वो गालियां नहीं बकनी, क्रिटिसाइज नहीं करना है। हाँ, रिफॉर्म सजेस्ट करो कि ये ऐसा नहीं, ऐसा करो यार। आप सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हो, बात मेरी बहुत ध्यान समझना। जब एक व्यक्ति सिस्टम का हिस्सा बनने जाते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई आप अपने घर को गाली बकते हो क्या? आपने देखा होगा, जो लोग अपने घर घर की बुराइयां करते हैं, गालियां बकते हैं, उनका घर परिवार टूटा हुआ मिलेगा आपको, याद रखना लाइफ में। कोई व्यक्ति अपने घर परिवार को गालियां जो है वो बक रहा है, परिवार तो होते ही है वैसे मैं बात कर रहा हूं, मतलब अपने जहां पे आप रह रहे हो, जिनके साथ रह रहे हो, तो आप देखेंगे कि दरारें मिलेंगी, टूटा हुआ चीज मिलेंगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप सिस्टम का हिस्सा हो। सिस्टम को आपको गालियां नहीं बकनी, आपको तो सिस्टम में सुधार लाना है, इसलिए तो आप ऑफिसर बनोगे, इसलिए तो आपको वो लोग सेलेक्ट करेंगे कि भाई सुधार लेके आइए। आओ छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। कमाल कर दिया छत्तीसगढ़ ने, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के इंप्लीमेंटेशन में काफी सिस्टमेटिक सुधार किए हैं छत्तीसगढ़ ने। पॉइंट नंबर 1, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग। सबसे पहली चीज तो उन्होंने मॉनिटर करा। जनवरी से फरवरी 2025 में 52 हॉस्पिटल्स की के इंस्पेक्शन के लिए भेजा गया कि चेक करो, जाओ, जैसे आप अधिकारी बनोगे, आप जाओगे चेक करने की सब चीज सही है कि नहीं है ना। इसमें से 45 पर तुरंत कार्रवाई कर दी गई। फॉर एग्जाम्पल, अब एसडीएम है, अचानक से आप नियरेस्ट आपके इलाके के आप सरकारी अस्पताल में चले गए, आपने देखा कि लोग वेट कर रहे हैं, डॉक्टर है ही नहीं कुर्सी पे, तुरंत कार्रवाई करवा दोगे आप डॉक्टर के खिलाफ की नोटिस जारी करो इनके खिलाफ, और इनको जुर्माना भरा जाए 50,000 रुपए का। पावर होती है भैया आप लोगों के हाथ में, आने वाले समय पावर होगी, यही तो जलवा है। तो इसलिए तैयारी करो मन लगा के। होली, दिवाली, सब फेस्टिवल हर साल आते रहेंगे। मैंने देखा है लोगों को बहाना मारते हुए, सर क्या करें, हमारे यहाँ तो दिवाली है, दिवाली के कारण हम पढ़ नहीं पा रहे हैं सर। सर दशहरा आ गया सर, पढ़ नहीं पा रहे हैं। पूरे साल फेस्टिवल्स होते हैं, कभी ये बहाना, कभी वो बहाना, कभी ऐसा कभी वैसा। जिसको पढ़ना है वो आज मेरा लेक्चर सुन रहा है, जिसको सिलेक्शन चाहिए वो आज मेरा लेक्चर सुन रहा है या सुन रही है। तो ध्यान दो, ये सब फेस्टिवल आते जाते रहेंगे। जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन आपकी रोज दिवाली, रोज होली, रोज ईद, रोज क्रिसमस, रोज फेस्टिवल, रोज डेली बेसिस पर, समझ रहे हो आप? लंगर लगा रहेगा आपके घर में। बस मेहनत करो, मेहनत करने वालों के ऊपर ऊपर वाला कृपा करता है। फील्ड ऑडिट्स हो रही है, 32,000 ऑडिटिंग कर दी इन लोगों ने, छत्तीसगढ़ वालों ने। फ्रॉड डिटेक्ट कर दिया, क्लेम वेरिफिकेशन के लिए जो फ्रॉड चल रहे थे वो सब देख लिया। बहुत तरीके से मॉनिटरिंग करी इन लोगों ने, छत्तीसगढ़ वालों ने। जो कई बार ऐसा होता था ना कि कोई सस्पिशियस क्लेम्स होता था, 75, यानी कि डॉक्टर के साथ सेटिंग करके
कि चलो हॉस्पिटल और डॉक्टर के साथ सेटिंग कर ली और फर्जीवाड़ा अपने बिल्स बनाए जा रहे हैं, ऐसी चीजें 75% तक कम हो गई। क्लेम अप्रूवल पीरियड भी रिड्यूस हो गया। कई बार क्लेम अप्रूव होने में काफी हफ्ते लग जाते थे, अब 7 से 10 दिन में क्लेम अप्रूव हो जाता है। क्लेम हासिल करने में नियर जीरो पेंडेंसी है, मतलब सबके क्लेम जो है वो लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लोगों ने मॉनिटरिंग करी। तो ये मॉडल प्रूफ है डिजिटल मॉनिटरिंग, अकाउंटेबिलिटी, हॉस्पिटल पार्टिसिपेशन से ट्रांसपेरेंसी पॉसिबल है। छत्तीसगढ़ का ये मॉडल दिखाता है कि अगर फ्रॉड डिटेक्शन, डिजिटल ट्रैकिंग और हॉस्पिटल ट्रस्ट बिल्ड किया जाएगा तो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का ब्रॉडर विजन है कि सभी को सस्ता हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो मिले। दूसरी स्टेट्स के लिए भी ऐसा मॉडल जो है वो मतलब बनेगा, ये प्रेरणा बनेगा दूसरी स्टेट्स के लिए। तो चक्कर यही है कि स्टेट्स में यूनिफॉर्म मॉनिटरिंग होनी चाहिए, डेटा शेयरिंग सिस्टम बनाने की आज की डेट में आवश्यकता है। हॉस्पिटल स्टाफ और ऑडिटर्स को रेगुलर ट्रेनिंग दी जाए ताकि सर्विस क्वालिटी मेंटेन रहे, है ना। पोर्टेबिलिटी के बेनिफिट्स इजीली एक्सेसिबल बनाए सभी बेनिफिशियरीज के लिए, कि भाई कोई व्यक्ति इंटर स्टेट यानी कि एक स्टेट में रहने वाला व्यक्ति दूसरी स्टेट में जाके इलाज करना चाहता है तो उसके लिए पूरी व्यवस्था हो सके, है ना। एक ट्रांसपेरेंट कंप्लेंट सिस्टम होना भी जरूरी है ना, शिकायत वगैरह के निवारण के लिए। तो ये गेम है, कितना बढ़िया छत्तीसगढ़ ने काम किया है भाई, ताली बजनी चाहिए इस बात पे। नेक्स्ट, आज के टाइम में गाइस सिटीज सिर्फ रहने की जगह नहीं है, इकोनॉमिक इंजन्स बन चुके हैं सिटीज, ये बात आप जानते होंगे। इकोनॉमिक इंजन्स की जो इकोनॉमी चला रहे हैं सिटीज, क्योंकि आप देखते हैं ना, अरे बड़ी बड़ी सिटीज में बड़ा व्यापार ऑब्वियसली। तो इंडिया के अर्बन एरियाज पता है आपको, नेशनल जीडीपी का 2/3 मतलब 66% कंट्रीब्यूट करते हैं। लिख लो, 2/3 66% यार, 66.6 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन म्युनिसिपैलिटीज के पास टोटल टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा 1% से भी कम है। मतलब सिंपल शब्दों में इनका योगदान ज्यादा है बट इनकमिंग इनकी नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल एक स्टेट है, उसमें एक एक्स सिटी है ना, वो कंट्रीब्यूट बहुत अच्छा कर रही है हमारी नेशनल जीडीपी में, उसका कंट्रीब्यूशन बहुत तगड़ा है भैया। मतलब वहां से बहुत ट्रेड हो रहा है, बहुत मैन्युफैक्चरिंग, बहुत व्यापार, बहुत सर्विस हो रही है, अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रही है। बट उसी क्षेत्र मतलब उसी सिटी की जो म्युनिसिपैलिटी है वो फंड्स के लिए स्ट्रगल कर रही है तो ये तो गलत बात है भाई। यानी रेवेन्यू जनरेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच एक बड़ा मिसमैच है। इसी को हम कहते हैं फिस्कल इनजस्टिस फॉर सिटीज। अन्याय हो रहा है, राजकोषीय न्याय के लिए शहर लड़ रहे हैं कि उनको भाई जस्टिस मिले, कि जब वो इतना मेहनत कर रहे हैं, इतनी अच्छी व्यवस्था करके जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उनकी म्युनिसिपैलिटीज को फंड दो जिससे कि वहां पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश हो। तो चक्कर क्या है, चलो आओ एक एक करके समझते हैं। पहला पॉइंट, सिटीज सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, है ना, पानी, वेस्ट, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड वगैरह ये सब, है ना। लेकिन उनके पास खुद का पैसा ही बहुत कम है। म्युनिसिपल बजट का 75% से ज्यादा पार्ट आता है स्टेट और सेंटर के ट्रांसफर से। मतलब पावर सेंट्रलाइज है पर जिम्मेदारी डिसेंट्रलाइज। तो सिटी मेहनत किए जा रही है और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा फंड नहीं किया जा रहा। जीएसटी के बाद सिटीज के मेजर लोकल टैक्सेस जैसे ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, सरचार्ज, क्या होता है मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के। ऑक्ट्रॉय में क्या होता है, एंट्री टैक्स क्या है, सरचार्ज क्या है, सेस भी लिख देना, ठीक है, सेस क्या होता है ना। ये सब मुझे बता दो जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर, ये क्या है, इसकी डेफिनेशन। ये हटा दिए, जीएसटी आया तो ये हट गया, इससे म्युनिसिपल फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कम हो गई। अब म्युनिसिपैलिटीज के हाथ में पैसा ही नहीं, फंड ही नहीं, पावर ही नहीं। पैसा आएगा तब तो वो लोग काम कर पाएंगे ढंग से। महाराष्ट्र में ऑक्ट्रॉय खत्म होने से मुंबई की एनुअल इनकम में 7,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। देख लो आप, क्लियरली एग्जांपल भी दिया है।
फिर दूसरा, कई बार ये म्युनिसिपैलिटीज को डिपेंडेंट रहना पड़ता है स्कीम जैसे कि अमृत, स्मार्ट सिटीज मिशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन के थ्रू पैसा इनको मिलता है, लेकिन ये टाइड और अनप्रेडिक्टेबल होता है, कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है। स्मार्ट सिटीज के 70% फंड्स अभी भी सेंटर के कंट्रोल में। पॉलिटिक्स का कई बार पूरा गेम हो जाता है। म्युनिसिपैलिटीज के पास टैक्स रेट्स को बढ़ाने घटाने या फिर उस पर डिसीजन लेने का इंडिपेंडेंट अधिकार है ही नहीं, स्टेट अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है। एग्जांपल, गुजरात और केरल में लोकल बॉडीज को प्रॉपर्टी टैक्स स्लैब बदलने के लिए स्टेट से सैंक्शन लेना पड़ता है, यानी कि सिटीज को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकल बॉडीज के पास। ये पता है, ये बहुत पूछते हैं ये लोग थर्ड टीयर सिस्टम के बारे में क्वेश्चन, सिविल सर्विसेज वाले, क्योंकि अल्टीमेटली आप अधिकारी बनेंगे तो फर्स्ट स्टेप आपका यही रहेगा, इनिशियल स्टेप आपको यही सब कमिश्नर वगैरह की पोस्ट जो है वो मिलेगी है, तो आपको उसको मैनेज करना जरूरी है ना भाई। तो आप सोचो, आप सिटीज मैनेज करोगे, आप मैनेज करने के लिए आप जी जान एक कर रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवा रहे हो, सब कुछ अच्छा करवा रहे हो, बट आपकी सिटीज की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए पैसा ही नहीं आ रहा, तो दिमाग नहीं खराब होगा कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर पूरी है बट बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है। जीएसटी के बाद म्युनिसिपैलिटीज ने अपने टोटल रेवेन्यू सोर्सेस का 1/5 यानी कि 20% खो दिया। पहले ऑक्ट्रॉय जो है वो कंट्रीब्यूट करता था 30% तक लोकल बजट का, समझ में आ रहा है? और अब देखो, ये लिखा है ना पूरा, ये जीएसटी 1/5 म्युनिसिपल रेवेन्यू जो है वो खत्म कर दिया। फिर जीएसटी कंपनसेशन सिर्फ स्टेट्स को मिलता है, अर्बन लोकल बॉडीज को नहीं मिलता। मेन मुद्दा समझ में आ रहा है ना आपको, प्रॉब्लम क्या है कि सिटीज इतना कंट्रीब्यूट कर रही है बट सिटीज को एक्चुअल जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। तो कुल मिलाकर थर्ड टीयर की फाइनेंस ऑटोनॉमी से रिलेटेड ये टॉपिक है जो मेंस में पूछ सकते हैं लोग। रिकमेंडेशन दिया था 15th फाइनेंस कमीशन ने कि अर्बन लोकल बॉडीज को भी पैसा पहुंचाइए। स्टेट्स डिसाइड करते हैं वैल्यूएशन रेट और कलेक्शन, स्टेट ही पूरी चीज डिसाइड करते हैं कितना कलेक्ट करना है, क्या वैल्यूएशन होगा है। अब ये सब चीजें, टैक्स का इंस्ट्रूमेंट पूरा स्टेट के कंट्रोल में है, हालांकि अर्बन लोकल बॉडी से डिस्कशन होता है, वो भी सिर्फ कई बार नाम के लिए। आउटडेटेड प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स, पुअर डिजिटलाइजेशन के कारण प्रॉपर्टी टैक्स टीयर 2 सिटीज में सिर्फ 60 से 65% तक ही कवर्ड है, लिमिटेड है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बावजूद सिर्फ 10 से 12 स्टेट्स ने ही रेगुलर स्टेट फाइनेंस कमीशन एस्टैब्लिश किया, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अक्सर एग्जाम में आती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, म्युनिसिपल बॉन्ड्स। इंडिया में एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया, म्युनिसिपल बॉन्ड। म्युनिसिपैलिटी के पास पैसा नहीं है तो वो सोच रही है कि चलो पब्लिक से पैसा उठाओ भाई। सरकार कहती है कि ये नेक्स्ट फ्रंटियर है लोकल फाइनेंस के लिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी मिक्स्ड है। अब समझो, आप बात को समझना, सिर्फ 40 सिटीज ने अब तक ये बॉन्ड जारी किए हैं। एग्जाम्पल, पुणे ने 2017 में 200 करोड़ का बॉन्ड जारी किया था, पर उसके बाद इन्होंने दोबारा से उस पर काम ही नहीं किया क्योंकि फाइनेंशियल हेल्थ वीक थी। क्या होता है भाई, ये म्युनिसिपल बॉन्ड बहुत आ रहा है ये न्यूज में, पहले भी मैं बता चुका हूं, लिखो म्युनिसिपल बॉन्ड्स, और आज इसके बारे में पढ़ के आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताना है। पहले तो देखो, इसको इजी तरीके से समझने के लिए ध्यान में रखना बॉन्ड्स क्या होता है। अगर आपको पता है कि इकोनॉमिक्स में बॉन्ड्स क्या होता है तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि इकोनॉमिक्स जनरल स्टडीज अपना सॉलिड रखो। बॉन्ड्स और शेयर के बीच में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। सॉवरेन बॉन्ड्स किसको कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए, है ना। ये इकोनॉमिक्स के जो है वो टर्म्स है, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब जीएस करोगे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि कॉल करो और तुरंत अपनी तैयारी सॉलिड रखो। तो क्रेडिट रेटिंग सिर्फ ओन रेवेन्यू के बेसिस पर हो रही है, पता है आपको। ग्रांट्स और शेयर टैक्सेस को इग्नोर जो है वो कर दिया जाता है। वर्ल्ड बैंक और एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस यूजर चार्ज और प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने के फेवर में है, लेकिन ये लोअर इनकम हाउस होल्ड्स पर फाइनेंशियल बर्डन डाल देता है। सरकार बोलती है कि टैक्सेस बढ़ाओ, बट उससे तो भाई आम आदमी के ऊपर प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है। बट यस, अगर आम आदमी को पूरी प्रॉपर फैसिलिटीज दोगे, सुविधाएं दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर टैक्स बढ़ाने में आम आदमी को कोई प्रॉब्लम होती नहीं। बट आप कोई सुविधा दे ही नहीं रहे हो, कोई फायदा दे ही नहीं रहे हो, तो फिर लोग फिर, इसलिए तो टैक्स इवेजन और ये सब चीजें होती हैं।
यही सब चीज तो सबसे बड़ा नाटक है। तो बस कुछ नहीं है, बस हमें यही करना है भाई कि ग्रांट्स और जीएसटी कंपनसेशन को लेजिटिमेट सिटी इनकम डिक्लेयर किया जाए भाई, कि पर्टिकुलर सिटी को रहो पैसा पहुंचाया जाए। कुल मिलाकर सिटीज को पैसा पहुंचाने का मेन मुद्दा है कि सिटीज के पास जो है फंड्स आना चाहिए, म्युनिसिपैलिटीज के पास फंड आना चाहिए, और कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। स्टेट लॉ अमेंड करके प्रेडिक्टेबल यूनाइटेड ग्रांट्स इंश्योर किए जाएं, आर्टिकल 230 क्लॉज 3BB के अंदर। एग्जांपल, तमिलनाडु में डिजिटल डायरेक्ट ट्रांसफर अर्बन लोकल बॉडीज को मिल रहा है। सिटीज को अलाउ किया जाए कि वो अपने जीएसटी कंपनसेशन या स्टेट रेवेन्यू शेयर का एक हिस्सा कोलेट्रल के रूप में जो है वो यूज करें, ताकि प्राइवेट फंडिंग जो है वो मिल सके। प्राइवेट फंड्स बढ़ाना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी ऑलरेडी सरकार जो है वो गाइस वो उस पे चल रही है, लॉसेस पे, लोन के बर्डन पे, बहुत इश्यूज हैं अभी। फाइनेंस को मैनेज करना इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन पर्सनल लाइफ ऑल्सो, और फिर तो ये तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। जंगलों की हालत भैया बड़ी ज्यादा खराब है, ये बात आप सभी लोग जो है वो जानते ही हैं। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है वो हमारे प्लेनेट के लंग्स कहलाते हैं। आपको ये आधी बात तो पता ही होगी। यस, नहीं पता तो जो है वो हमेशा लिखना, जब भी मेंस का आंसर लिखो, जब भी फॉरेस्ट की बात आए तो आप ये बोलो कि भाई जो जंगल जो है, जो हमारे वन जो है, उसका जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, उसे हम लोग जो है वो लंग्स कहते हैं। दुनिया के लंग्स हैं ये, हमारे प्लैनेट्स के लंग्स हैं। ये कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं और इवन बारिश को रेगुलेट करते हैं, और जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, उसको सस्टेन करने का काम करते हैं। बट आज आपको ऑलरेडी पता है बड़ी प्रॉब्लम चल रही है किसकी? सी क्लाइमेट चेंज। तो ये टाइटल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट एट क्रॉस रोड, चौराहे पे खड़ा है, दुविधा की स्थिति। क्रॉस रोड चौराहे भी बोलते हैं ना मन, दुविधा की स्थिति है भैया, समझ में नहीं आ रहा कहां जाए, क्या करें। तो फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट 2025 के हिसाब से 2024 में दुनिया में डिफॉरेस्टेशन 8.1 मिलियन हेक्टेयर्स तक पहुंच गया। लिख लो, यानी हम 2030 के जीरो डिफॉरेस्टेशन टारगेट से 63% पीछे हैं। हमने बोला कि 2030 तक हम किसी प्रकार से वन की कटाई नहीं करेंगे, बट वो टारगेट हम अचीव ही नहीं कर पाएंगे, 63% पीछे हैं। लिख लीजिएगा, 2024 में 8.1 मिलियन हेक्टेयर पेड़ काटे गए और 8.8 मिलियन जंगल ही समाप्त हो रहे हैं, बहुत तेजी से वो रिकॉर्ड हुआ। डिग्रेड, सोचिए आप, बंजर होती जा रही हैं जमीनें, चीजें खराब होती जा रही हैं, और लोग करते जा रहे हैं, सीरियसनेस नहीं है। जब आज की डेट में ऐसी जगह भी है जहां पर लोगों को पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा, सोचिए भैया। ट्रॉपिकल रीजन्स का कंट्रीब्यूशन 94% तक है, यानी लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, ये बात आप जानते ही हैं। डिफॉरेस्टेशन, डिग्रेडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत एमिट हो रहा है, रिलीज हो रहा है, क्योंकि ये जो पेड़ हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को खींचने का काम कर रहे हैं। अब आप पेड़ ही काट दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एनवायरमेंट में रहेगा ही ना, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की मेन वजह है, वन ऑफ द मेन रीजन। बड़ी दुविधा वाली स्थिति है अभी, यही चीज यहां पर इस आर्टिकल के अंदर बताई जा रही है। पूरे आंकड़े थोड़े से ध्यान में रखिएगा, ये वाला आंकड़ा देखो कितना बढ़िया है, कि पेड़ के काटने से 3.1 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, जो कि लगभग यूनाइटेड स्टेट्स में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है ना, जो एनर्जी सेक्टर जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, वो उससे 150 गुना ज्यादा, 150% ऑफ, 150% मतलब 1.5 गुना ज्यादा बोलेंगे ना, 150% को तो 1.5 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहा है। 6.7 मिलियन का ट्रॉपिकल प्राइमरी फॉरेस्ट खत्म हो गया, जो कार्बन स्टोरेज करता था, जैव विविधता के लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहां पर काफी सारे पशु पक्षी रहते थे। 2.2 मिलियन का की बायोडाइवर्सिटी एरिया का ट्री कवर खत्म हो रहा है, सोचिए आप।
इंपॉर्टेंट एरियाज ऐसे हैं जहां पे जंगल खत्म होते जा रहे हैं, प्रजातियां जो है वो लुप्त होने की कगार में हो रही हैं, रिस्टोरेशन आप कर नहीं पा रहे हो, हालत बहुत बुरी तरह से खराब है। तो प्रॉब्लम कहां आ रही है? एग्रीकल्चर। लोग एग्रीकल्चर को एक्सपेंड कर रहे हैं, जंगलों को जो है वो ग्रेजिंग के लिए, सोई या फिर पाम ऑयल के लिए कन्वर्ट किया जा रहा है। सब्सिडीज जो इन एक्टिविटीज को प्रमोट करती हैं वो एनवायरमेंट डिग्रेड को और पुश कर रही हैं, तेजी से एनवायरमेंट खत्म होता जा रहा है। रोड बिल्डिंग और मिनरल एक्सट्रैक्शन इकोसिस्टम्स को और खराब करते जा रहे हैं। जंगल में आग लगने वाले इवेंट्स से स्थिति और बर्बाद होती जा रही है। अमेजोन जैसे क्षेत्र में वाइल्ड फायर्स ने 2024 में 791 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट किया। कानून प्रॉपर है ही नहीं, कानून को प्रॉपर तरीके से लागू नहीं किया जाता। इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कंपनीज जो है वो धोखाधड़ी, धांधलेबाजी में इन्वॉल्व है। इंडिया का अमेंडेड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंडर कुछ फॉरेस्ट रीजन की प्रोटेक्शन कम हो गई है और फॉरेस्ट कम्युनिटीज के अधिकार जो है वो वीक हुए हैं। तो ये इशू है। अब आगे बढ़ते हैं। पूरे दुनिया भर की डिमांड सोए, बीफ, टिम्बर, मेटल से इनडायरेक्टली जंगलों के काटने को अट्रैक्ट कर रही है, बढ़ा रही है कि जंगल जो है वो कटे। तो ये इश्यूज हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फंडिंग प्रॉपर नहीं मिल पा रही, फाइनेंशियल इश्यूज हैं। 2022-24 के बीच जंगल के लिए पब्लिक फाइनेंस 5.7 बिलियन तक बढ़ा, पर ये एग्रीकल्चर सब्सिडीज का सिर्फ 1.4% है। मतलब एक प्रकार आप एग्रीकल्चर में सब्सिडी ज्यादा जो है वो दे रहे हो, तो लोग जंगलों को काट कर जो है वो खेतों में जो है वो तब्दील कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि भाई ऐसी चीजें मत करो जो जंगलों को, इन्वायरमेंट को, इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाए। बाकी ज्यादा आंकड़े आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है अभी के लिए, ये सब और जितने मैंने बोला उतने मोर देन सफिशिएंट है। चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं भाई, डेटा प्रॉपर आपके पास नहीं है, प्रॉपर पॉलिसीज बना नहीं रहे, बन भी रही है तो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। तो इसलिए लीगल बाइंडिंग कमिटमेंट्स पर जो है वो टारगेट करो। एक मैं आपको टास्क दे रहा हूं, ये आज आप पढ़ना, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क, वेरी इंपॉर्टेंट। संकल्प लिया गया था भाई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 ग्लासगो में जो हुई थी कि हम जंगलों को बचाएंगे, है ना, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करेंगे। वो सब चीजें जो है वो बर्बाद हो गई हैं। ये चीज इस आर्टिकल के अंदर हाईलाइट किया गया है। दैट्स इट। बायोटेक सेक्टर गारंटीड है एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। 1000 वर्ड्स का आंसर अपने पास आज ही प्रिपेयर कर लो। इंडिया एक बायोटेक रेवोल्यूशन के बीच खड़ा है 2018 में, जहां सिर्फ 500 कंपनीज थी। जैसे मैंने आपको बताया, आज की डेट में देखो 10,000 से ज्यादा कंपनीज है। देखो लिखा हुआ है, ये नंबर्स नहीं है, ये इंडिया की शिफ्ट शो कर रहा है कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड टू बायोटेक इनोवेशन पावर हाउस, कि हम अब सिर्फ मेडिसिन, जेनरिक मेडिसिन बनाएंगे नहीं, सप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि जैसे एपीआईस। क्या होता है ये एपीआई? कोई मुझे बताएगा? कम से कम 50 बार पढ़ा चुका हूं, हालांकि आगे चल के और पढ़ाऊंगा। जो लोग नए स्टूडेंट वो सोचेंगे कि अरे यार ये पहले पढ़ा चुका, अब कैसे हमें पता लगेगा? पता लग जाएगा, डोंट वरी, है ना। नहीं तो फिर अगर मैंने लिखा है एपीआई, इसका फुल फॉर्म बता देता हूं चलो। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स इसको बोलते हैं, एपीआई को। क्या होती है ये मुझे बताइएगा आप। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं आज की डेट में, है ना। और जिसको नहीं पता देखो यार थोड़ा सर्च कर लो, है ना। आगे चल के तो मैं पढ़ाऊंगा ही, बताऊंगा ही, बट मुझे मजा आता है कि आपसे क्वेश्चंस पूछने में और फिर उसका आंसर जो है वो आप सर्च करें, दे मुझे। चीजें तो आपको पढ़ा ही रहा हूं मैं, है। इसलिए जनरल स्टडीज का गेम है पूरा। सरकार का गोल है, लिख लो भैया, सरकार का गोल सेकंड पॉइंट, 300 बिलियन डॉलर की बायो इकोनॉमी हमें बनाना है 2030 तक। लिख लेना, बायो ई3 पॉलिसी के अंडर जो बायोटेक, डिजिटलाइजेशन, सस्टेनेबिलिटी को एक साथ रखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लो यार भैया टारगेट। अब हमारे अंदर देखो स्टार्टअप बूम हुआ भैया एकदम से,
ग्रोथ आई 2018 से 25 के बीच बायोटेक स्टार्टअप 20 गुना ज्यादा बढ़ गए भैया, 20 गुना ज्यादा तगड़ी ग्रोथ जो है वो हम लोग को देखने को मिली, 20 फोल्ड्स, 20 गुना ज्यादा। लगभग 25 स्टेट्स, 94 इंक्यूबेटर्स। इंक्यूबेटर्स क्या होता है? जो स्टार्टअप्स को हेल्प करते हैं, कि स्टार्टअप्स जो है उनको हेल्प की जाती है कि स्टार्टअप जो है वो किस तरीके से आगे बढ़े, कैसे मार्केट एस्टैब्लिश करें, है ना, उसको इंक्यूबेटर्स बोलते हैं। 94 इंक्यूबेटर्स एस्टैब्लिश हुए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन को सपोर्ट करते हैं। इंडिया आगे बढ़ रही है भैया काफी सारी चीज में। स्टेम पर हमने टारगेट किया। स्टेम का फुल फॉर्म बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर, स्टेम का फुल फॉर्म क्या, भूलना नहीं है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। इस फील्ड में हमने टैलेंट पूल पर फोकस किया कि लोग इस फील्ड में ज्यादा से ज्यादा आए। एआई को जिनोमिक्स, ड्रग डिस्कवरी, डायग्नोस्टिक्स इनके साथ लिंक कर दिया है। इंडिया दुनिया के डीपीटी, बीसीजी और मीजल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसी वैक्सीन का 60% सप्लाई करता है, और इसलिए हम लोग को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा क्यों कहते हैं हम लोग इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, ये आंसर मेंशन कर दोगे तो मजा आ जाएगा। इसलिए मेरे आर्टिकल जो मैं बताता हूं आपको वो रोज सुना करो, उसमें आपको देखो कितनी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल रही हैं। आज देखो कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिली। पॉलिसी जैसे कि बायो ई3 2025 की, पीएलआई स्कीम, बायोफार्मा के लिए 100% एफडीआई अप्रूवल है, ये फैक्ट भी लिख लेना। 100% एफडीआई अप्रूव्ड, 100%। ये सरकार ने इस तरीके से जो है वो आगे बढ़ाया है। देखो बिराक, बायो ई3 पॉलिसी, पीएलआई स्कीम, एफडीआई 100% एफडीआई 100%। स्टार्टअप और इनोवेशन में क्लियरेंस जल्दी मिले। बट यस, मेजर चैलेंज अभी भी है इसमें। देखो इसमें ये वाली डिटेल जो है ना जो लिखी हुई है वो आप कर सकते हो। बिराक जो है ग्रांट, सीड फंडिंग, इंक्यूबेशन सपोर्ट देता है बायोटेक्नोलॉजी इग्निशन ग्रांट्स के थ्रू और सिबरी प्रोग्राम के थ्रू। 6000 से ज्यादा स्टार्टअप्स को फंड और मेंटरशिप मिल चुकी है। फिर ऐसी ये सरकार की पॉलिसी जो है वो लाई गई, बायोटेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन, सस्टेनेबिलिटी के गोल्स एक साथ रहने चाहिए। बट ये चैलेंज भी है भाई, फंडिंग मिल नहीं पाती है, पैसा मिलना मुश्किल हो जाता है, अर्ली स्टेज फंडिंग इजीली अवेलेबल नहीं है। 2023 से 25 के बीच में बायोटेक में $3 बिलियन अट्रैक्ट किया, जबकि चाइना ने सेम पीरियड में $12 बिलियन अट्रैक्ट किया। हमने 3 बिलियन किया, उसने 12 बिलियन किया। तो ये हमारे पास लार्ज स्केल अप नहीं हो पा रहा है, फंड्स नहीं आ पा रहे हैं, उस पर काम करना जरूरी है। ठीक है भैया। इंडिया में 70 से ज्यादा बायोटेक इंक्यूबेटर्स हैं, लेकिन पायलट स्केल और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस लैब्स लिमिटेड है। कि आप कितना ही कुछ कर लो, अगर मैन्युफैक्चरिंग में अगर गड़बड़ी होगी, और वैसे भी ये तो फार्मास्यूटिकल का सेक्टर है भैया, इसमें अगर आप सही चीजें नहीं करोगे तो ऐसी न्यूज देखने को मिलेंगी जैसी अभी कुछ समय पहले देखने को मिली कि खांसी की दवाई खाकर बच्चों की मृत्यु हुई। सुनी होगी ना आपने, ये न्यूज पढ़ा भी हमने। तो ये है कहानी भाई, और कुछ नहीं है इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर। ये अच्छी बायोटेक से रिलेटेड अच्छा एक आर्टिकल था। लगभग 40% इंडिया की बायोटेक पीएचडीज अब्रॉड जा रहे हैं, बोल रहे हैं हमें यहाँ पे पैसा नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, बाहर ही जाओ भाई। क्या करेगा आदमी? आदमी को अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए कमाना ही है ना। अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो कमाने के रास्ते ढूंढेगा भाई, है? क्या करेगा वो? तो बस वही है, यहाँ पे सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए भाई। हमारे यहाँ का कई बार सिस्टम भी जो है उसमें सुधार की बहुत सख्त आवश्यकता है, और सुधार से ज्यादा जरूरी है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कानून है उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट कर लो यार। उसी में आधे से ज्यादा काम तो उसी में कंप्लीट हो जाएगा। तो चक्कर ये है बस, और कुछ नहीं है। चलो बस, और क्या है, पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन करो, है ना, फाइनेंस। अब सुनो भाई, ये वाला टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया दुनिया की रिचेस्ट कंट्री है गाइस, किस मामले में? नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज के मामले में। आप देखो आज की डेट में कितने सारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, ये वो है।
बायोडाइवर्सिटी भी सबसे ज्यादा हमारे यहाँ है, जैव विविधता, हर चीज में हम टॉप नंबर पे हैं, बट पैसे में थोड़ा सा मार खा जाते हैं और कई बार थोड़ा सा आलसी हो जाते हैं हम लोग, हैं, मेहनत नहीं करते। तो आईयूसीएन रिपोर्ट ने कुछ इंडियन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को बोला है कि भाई बहुत चिंता वाली कैटेगरी में डालो इनको, इनकी हालत खराब हो रही है, इन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आईयूसीएन ने आईयूसीएन ग्लोबल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आप सभी लोग जानती हैं, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट कन्वेंशन के अंडर नेचुरल साइट असेसमेंट करता है। ये जाकर देखता है कि भाई वो क्षेत्र जो है वो प्रॉपरली सही है कि नहीं है, जानवर जो है, पशु जो है, प्लांट्स हैं, उनके लिए फेवरेबल है कि नहीं, उनको प्रोटेक्शन जो देनी चाहिए वो प्रॉपर मिल रही है कि नहीं मिल रही। हर कुछ सालों में आईयूसीएन एक वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट रिलीज करता है, लिख लेना, वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट किसकी है, आईयूसीएन की। इसमें ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो होती है उसको जाकर चेक करता है कि उनका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, संरक्षण का स्तर क्या है, खतरा कितना है, मैनेजमेंट किस तरीके से हो रहा है, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। और 2025 की रिपोर्ट में काफी सारी इंडियन साइट्स को कहा है कि भाई इनको संभालने की जरूरत है, वो सही नहीं है ना। अब यहां पर आप कुछ चीजें लिख लोगे, जैसे ये चीज तो मैं आपको थोड़ी बता ही चुका हूं कि वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक हर 3-4 साल में पब्लिश की जाती है। क्वेश्चन आ सकता है किसके द्वारा, यूसीएन के द्वारा, ये क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में, याद रखना है ना। अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, गुड, गुड विद सम कंसर्न, सिग्निफिकेंट कंसर्न, क्रिटिकल, लिख लेना, 4 कैटेगरी, ये चीज एग्जाम में आएगी। एशिया के अंदर सिर्फ 70% साइट जो है जो गुड में है, 51% गुड विद सम कंसर्न, 30% सिग्निफिकेंट कंसर्न, और एक साइड इंडोनेशिया के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हेरिटेज ऑफ सुमात्रा की, ये क्रिटिकल कैटेगरी में, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है 2020 के कंपैरिजन में। और देखो ये हर 4-5 साल में रिपोर्ट आती है तो इससे रिलेटेड 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो पूरी चीज लिख लो इसकी जितनी भी है। और ये भी चीजें आपको लिखनी है, इसकी लोकेशन है ना, और क्या चल रहा है वो। वेस्टर्न घाट्स महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु को कवर करता है। बहुत बुरी स्थिति है, जंगल खत्म होते जा रहे हैं, शहरीकरण बढ़ रहा है, टूरिज्म का प्रेशर बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के कारण ये क्षेत्र वीक होता जा रहा है। मानस नेशनल पार्क आसाम भूटान की बाउंड्री में, यहां पर भी बहुत बुरी स्थिति, वही फ्लड डैमेज कर देता है, आक्रामक प्रजातियां यहां पर हैं, है ना, पोचिंग हो रही है, शिकार हो रहा है ना। सुंदरबन नेशनल पार्क जो है वो कहां पर है, वेस्ट बंगाल बांग्लादेश की बाउंड्री में, है ना। तो यहां पर भी सी लेवल राइज हो रहा है, मैंग्रोव एरियाज खत्म होते जा रहे हैं, टूरिज्म एक्टिविटीज बढ़ रही है, ह्यूमन सेटलमेंट्स बढ़ रहे हैं जो एनवायरमेंट के लिए खतरा बढ़ते जा रहे हैं। तो इंडिया के अंदर 7 नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसको आईयूसीएन देखता रहता है। इसमें कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम का गुड में है, एक लौती इंडियन साइट इस कैटेगरी में। 4 साइट काजीरंगा नेशनल पार्क, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर्स और क्योलादियो नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया, ये गुड विथ सम कंसर्न में। वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना इसकी लोकेशन के साथ, चूज द करेक्ट पेयर, मैच द फॉलोइंग में लोकेशन पूछ ली जाती है। वेस्टर्न घाट, मानस, सुंदरबंस सिग्निफिकेंट कंसर्न की कैटेगरी में। चाइना इन सब ग्रुप में लीड कर रहा है कि वो अपनी साइट को रहे वो बहुत बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट रख रहा है। 11 में से 7 साइट चाइना की गुड में है, तो हमें भैया काम करना पड़ेगा। देखो चाइना का ये बदैन जरन डेजर्ट है, चेंगजेंग फॉसिल साइट है, माउंट हुआंगशैन है, ये सब चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं कि इसकी लोकेशन बताओ कौन सी कंट्री में है ये। तो खतरा हमें क्लाइमेट चेंज का है, टूरिज्म प्रेशर का है, आक्रामक प्रजातियों का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है उसका है ना, एग्रीकल्चर एक्सपेंड कर रहे हैं, शहरीकरण बढ़ रहा है उसका खतरा है। तो ये सब चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। 49% एशिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है मोस्टली इफेक्टिव प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट मैकेनिज्म देखने को मिल रहा है, बट वो डिक्लाइन हुआ है 2020 से, कम हुआ है, यानी कि पहले अच्छे मैनेज करते थे, अभी उतना ध्यान नहीं दे रहा है, बल्कि उल्टा अभी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इनके नाम लिखो, माउंट वुई चाइना के अंदर है, सिन्ह राज फॉरेस्ट रिजर्व श्रीलंका में है ना। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस के एग्जांपल बताया जा रहा है। तो वही मजबूती से काम करना जरूरी है, इन सब साइट्स को प्रोटेक्ट करना आज की डेट में। देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि माउंट लियोटोबी लाकी लाकी कहाँ है, कैसा इसका गाना बन सकता है, लाकी लाकी और लाकी लाकी, ऐसे एक वाइब्स आ सकती है ना लाकी लाकी में। तो कहां पर है भैया ये, भाई साहब पहले तो बता दूं, एक्टिव
स्ट्रेटो वॉल्केनो, देखो वॉल्केनो का भी एक वो होता है टाइप, स्ट्रेटो वॉल्केनो। और ये कहां पर सिचुएटेड है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आइलैंड ऑफ फ्लोर्स। तो आइलैंड ऑफ फ्लोर्स भी कहां पर है, इंडोनेशिया में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, फ्लोरेस, आइलैंड ऑफ फ्लोरेस, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट ही करेक्ट है कि वॉल्केनो जो है वो बना है सबडक्शन प्रोसेस के थ्रू, आपको ऑलरेडी पता होगा, ये सुंडा बंडा आर्क में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब आपस में टकराई, सबडक्शन हुआ, एक प्लेट एक के नीचे धंस गई। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आता है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई एरिया। एक रिंग ऑफ फायर पता है, आप मुझे बताएंगे, एक रिंग ऑफ फायर जो है वो ग्रहण के समय लगता है, जब ग्रहण लगता है ना, तो उस समय, एक्लिप्स के समय पे, और एक रिंग ऑफ फायर धरती पे है जो ज्योग्राफिकल नाम है। तो आप मुझे बताना दोनों रिंग ऑफ फायर में क्या डिफरेंस है, मतलब एक रिंग ऑफ फायर कहां का है, ग्रहण टाइम का, वो कब आता है, क्यों बोलते हैं उसको रिंग ऑफ फायर, और दूसरा जो है वो धरती पे लोकेटेड है और उसको क्यों रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। ये दोनों का आप आंसर दे दो, देखते हैं किसको पता है। शिरॉन, क्या है भाई ये शिरॉन, ये लिख लेना ये पूरे पॉइंट्स। शिरॉन जो है एक छोटी सी बॉडी है स्पेस में। अच्छा, एस्टेरॉइड और कॉमेट्स दोनों की प्रॉपर्टीज इसके अंदर। अच्छा, ये भी जीएस का एक अपडेटेड टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना भैया शिरॉन, ये आएगा एग्जाम में, 90% से ज्यादा चांसेस आएगा। स्पेस में एक ऐसी बॉडी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, चमक रही है, जिसमें एस्टेरॉइड और कॉमेट्स दोनों के फीचर हैं, और जुपिटर और नेपट्यून के बीच में दौड़ रही है। इसको चार्ल्स कोवाल ने 1977 में डिस्कवर किया था, और पहला नोन सेंटोर हम लोग को देखने को मिल रहा है। रिंग सिस्टम इसके आजू बाजू जो है वो वाटर, आइस और डस्ट की हम लोग को देखने को मिलती है, ठीक है, ये पूरे पॉइंट्स लिख लेना। और ये एक मेंस का क्वेश्चन, ट्राई करो इसका आंसर देने की। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, बाय द वे आई वुड लाइक टू टेल यू, मैंने आपको बोला था कि पांच हमारे जो टॉपिक्स थे, सात टॉपिक्स थे, वो बेसिकली मतलब इसमें है, मतलब स्केड्यूल में है। और एक्चुअली मैंने आपको बोला था कि संडे वाले दिन जो है वो आपके अपलोड हो जाएंगे, बट संडे वाले दिन जो है वो अपलोड जो है वो नहीं हुआ। तो अभी इन फ्यूचर जो है अपलोड हो जाएगा, वो बन के रेडी है भाई, बन के अपडेटेड भी है, ड्राफ्ट में भी है। अब पब्लिश जो है उसको टाइमिंग के अकॉर्डिंग जो है वो करना रहता है, तो वो मैं एडजस्ट करके जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग पब्लिश कर दूंगा, क्योंकि आज क्या फेस्टिवल वाला दिन है, तो आज बैक टू बैक दो नहीं कर पाऊंगा मैं। तो कल वाले दिन जो है वो कर देता हूँ दो, या तो फिर अगर आज शाम में हुआ, तो नहीं शाम में होंगे तो टाइमिंग चेंजेस हो जाएंगे, पूछना पड़ेगा मुझे, मैं देख के बताता हूँ और आपको पब्लिश कर दूंगा, है ना। बन चुका है वो लेक्चर, रेडी है, मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका था। चलो मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, जय श्री महाकाल।